हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अमन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। और आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ। और आज हम इस पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें कि आपका पूरा लेखक परिचय, पाठ का सारांश और साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न होता है इस पाठ के अंतर्गत, उन सारी चीजों को हम एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, बिंदास रहें और सेशन के अंत तक जुड़े रहें और इस पाठ को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि पाठ का नाम हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित सी बात है कि आपको पता चल गया होगा अब तक कि आपके पाठ का नाम क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपके ममता, जो ममता की बात होती है ना, मां की ममता, तो वो चीजें आपको सामने प्रदर्शित की गई हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक बच्ची के साथ एक मां जो है उपस्थित है और ये अपनी ममता के साथ इस बच्ची को वशीभूत किए हुए है। और अगर हम बात करें तो ममता जो होती है वो बहुत खास होती है। माँ जो होती है एक संवेदना ही अलग होती है। माँ एक भाव है, एक संवेदना है। और कहते हैं ना कि हमने ईश्वर को इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है तो केवल और देखा है माँ को देखा है। लोग हमको कहते हैं नास्तिक हैं, लेकिन हाँ, हम केवल और केवल अपनी माँ को मानते हैं कि वो मेरे लिए सर्वस्व है। कहते हैं ना कि ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। कहते भी हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो इसीलिए कहता है, इसीलिए कहा भी जाता है, चीजें कई बार ये चीजें प्रदर्शित की गई हैं कि मां जो होती है वो बहुत खास होती है प्रत्येक बच्चे के लिए। और कहा भी जाता है कि एक दफा पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। जो माता होती है बाबू, वो कभी कुमाता नहीं होती। इसी बात का जिक्र यहां पर दर्शाया गया है। ये कभी कुमाता नहीं होंगी, लेकिन एक पुत्र जो होगा वह कुपुत्र हो सकता है। एक पुत्र कभी भी कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होगी। और इसी इन सब बातों का इस पाठ के अंतर्गत आपके यही सब बातों का जिक्र है कि मां क्या होती है, कि मां क्या कर सकती है। मां अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है उस बच्चे के प्रेम के लिए, उस बच्चे के भाव के लिए, उस बच्चे को खुश रखने के लिए और उस बच्चे को मातृत्व की भावना देने के लिए। कहा जाता है कि आप जीवन में सबका कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन मां का एक ऐसा कर्ज है जो आप जीवन भर नहीं उतार सकते। इसीलिए कहा जाता है आप जीवन भर भी अगर मां का अगर आप जीवन भर हर तरीके से सेवा करें, तब भी उनके ऋण से आप उऋण नहीं हो सकते। इनका जो ऋण है ना, आप उऋण नहीं हो सकते इनके ऋण से, केवल और केवल मां के ऋण से। आपके लिए इन्होंने कितना कष्ट सहा है, क्या क्या नहीं झेला है आपके लिए इन्होंने। इन सारी बातों को समझना पर चाहिए, इन सारी बातों को समझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन सारी बातों का जिक्र हम आगे बढ़ेंगे और मां के लिए एक लाइन मैं जरूर बोलूंगा, है ना। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से झूम जाता हूं। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से झूम जाता हूं। जब हंसती है मेरी मां तो हर गम भूल जाता हूं। जब हंसती है मेरी मां तो मैं हर गम भूल जाता हूं। ये सारी बातें, ये मां को मैं ओतप्रोत करता हूं। ये मां के लिए है। मां एक संवेदना है, मां एक भावना है, मां एक शक्ति है। मां आपकी शक्ति है, आपकी शक्ति मां से है। मां, अगर आप बोले कभी आप कष्ट में रहे, तो बच्चा सबसे पहले मां को ही याद करेगा। याद करेगा, हमेशा मां को याद करेगा, चाहे छोटा कष्ट हो चाहे बड़ा हो। वो हमेशा मां को कहेगा कि हे मां, कहां हो, रक्षा करो। और एक जो मां होती है ना, वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप कभी आपने जानवरों को देखा होगा, चाहे वो उनकी ममता हो, चाहे हमारे मानव समाज में देखें आप, जो कोई भी मां हो, मां मां होती है। इन्हीं सारी बातों का जिक्र आपको इस पाठ में है। और इस मां का पूर्णता इस पाठ में दर्शाई गई है कि मां है क्या वास्तव में, मां का अर्थ क्या है, मां का भाव क्या है, मां आखिर है क्या। इन सारी बातों का जिक्र है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लेखक परिचय में। तो आज आपका यह पाठ पूरा का पूरा जो मां है, यह आपकी, जैसे कि आपके हिंदी में आप पढ़ते हैं दो पुस्तक, एक तो आप पढ़ते हैं गोधली। समझ लीजिए, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ये गोधली में दो पार्ट होता है, एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। तो गद्य पद्य एक अलग सेक्टर चलता है, ये पहली पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक आपकी चलती है वर्णिका।
और इसी वर्णिका में 5 चैप्टर्स हैं। और ये जो तीसरा चैप्टर है आपका, ये क्या है? ये माँ है। ठीक है, पहला दही वाली मंगमा, दूसरा आपका क्या था? ढहते विश्वास, और आगे आपका माँ है। अब इस पर चर्चा करेंगे। तो ये वर्णिका का है आपका जो आप पढ़ने वाले हैं। इसमें आप देखें लेखक परिचय। लेखक परिचय क्या कहता है कि लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। जो आपके लेखक का नाम है वह है ईश्वर पेटलीकर, और साथ ही साथ वास्तविक इनका नाम है ईश्वर मोतीभाई पटेल। अगर आप इस प्रकार से नाम देखेंगे तो निश्चित सी बात है आप गुजरात पहुंच जाएंगे। आपके मन में तुरंत गुजरात आएगा, तुरंत गुजरात आएगा, है ना? तो ये गुजरात के थे आपके ईश्वर मोतीभाई पटेल, और इनका जन्म पेटलाड के समीप पेटली ग्राम में हुआ। कहां पर? पेटलाड के समीप जो है पेटली ग्राम में हुआ, और 9 मई 1916 ईस्वी को। कब हुआ है? 9 मई 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, और मृत्यु इनकी 22 नवंबर 1983 ईस्वी को। इनकी मृत्यु 1983 में हुई है, 22 नवंबर को। अब 1983 में हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कुछ कि 2011 में उसी चीज का हमने रिपीटेशन किया था। किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वेरी गुड। और 1983 में भी हमने उसी चीज को किया था, सबसे पहले 83 में, फिर तत्पश्चात हमने दोहराया उसको 2011 में। और हिंदी अनुवाद इसका किया है गोपाल दास नागर जी ने। आपकी जो ये रचना है, या गुजराती की रचना है, गुजराती में इन्होंने, क्योंकि गुजरात के निवासी हैं और ये गुजराती में इन्होंने लिखा है। अब एक प्रश्न यहां पर बनता है, हमने आपको ग्रामर पढ़ा रखा है, तो गुजरात कौन सी संज्ञा है और गुजराती कौन सी संज्ञा है? अगर आपसे हम पूछे तो आपकी दोनों चीजें यहां पर स्पष्ट होनी चाहिए। ये कौन सी संज्ञा है, यह कौन सी संज्ञा है, और यह कौन सी संज्ञा है, दोनों बातों आपके अंदर होनी चाहिए। इस संज्ञा का नाम क्या है और इस संज्ञा का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, दोनों संज्ञाओं का नाम बता दीजिए आप। और हिंदी अनुवाद अगर देखें तो गोपाल दास नागर ने किया, और यह गुजराती भाषा के अति लोकप्रिय कथाकार है। ये कथाकार है जी, किसके? गुजराती के। और श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त, श्री पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। इनकी सक्रियता बाबू किसमें रही है? इनकी सक्रियता बाबू निश्चित सी बात है पेटलीकर साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, दोनों जगह इनका योगदान रहा है। ठीक है बाबू, क्लियर है? शाबाश। आगे चलते हैं, अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं। पाठ परिचय देखते हैं, मां कहानी। मां की जो कहानी है उसके बारे में देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ मां का एक विचार प्रधान कहानी। मां के विचारों को यहां पर प्रदर्शित किया गया है, मां के विचारों को यहां पर प्रकट किया गया है। इसमें कहानीकार ने एक मां की ममता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। अगर आप देख पाएंगे तो इसमें ममता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है, मां की ममता को प्रदर्शित किया गया है इस पाठ के माध्यम से। यही बात मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि जो मां होती है, माता कभी कुमाता नहीं होती बाबू। पुत्र कुपुत्र जरूर हो सकता है, ये मां की भावनाएं हैं। और मां के लिए हर बच्चा समान तथा प्रिय होता है। और देखा जाए तो जो मां के लिए होता है, जो मां के लिए कोई भी बच्चा हो, वो क्या होता है? वो हमेशा समान और प्रिय होता है। किंतु मां का प्रेम उस बच्चे के प्रति अधिक होता है जो सबसे छोटा होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। हमारे भी भाई बहन होंगे, आपके भी होंगे, हमारे भी हैं, हमने भी देखा है। हालांकि मैं तो बड़ा हूं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके प्रति माता का जो प्यार होता है वो कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि छोटा होता है। वो छोटों के साथ ज्यादा प्यार बनता है उनका, माओ का। और यही क्रिया इस पाठ के अंतर्गत आपको बताई गई है। बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसमें कहानी की मार्मिकता को अगर आप समझिए तो इसमें एक इसकी सबसे छोटी बेटी होती है, वो थोड़ा सा मानसिक तौर पर कमजोर होती है। लोग उसको क्या करते हैं? उसको पागल घोषित किए रहते हैं। एक तरीके से मानसिक स्थिति कमजोर होती है, तो घर पर ही रहती है और देखभाल उसकी माँ करती है। लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लीजिए, फिर आगे इसी की कहानी बताते हैं। बड़ी शानदार कहानी है, बहुत ही मार्मिक है, और अंत में आपको आंसू आ जाएगा अगर आप समझेंगे, सोचते हुए चलेंगे तो। अगर इस कहानी को आप दिल से समझते हुए चल रहे हैं तो निश्चित सी बात है आपको आंसू आ ही जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे देखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो छोटा, सबसे छोटा बच्चा होता है, उसके प्रति मां का जो प्यार होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और मां की 4 संतान हैं, जिनमें 2 बड़े पुत्र शहर में नौकरी करते हैं। और इस मां के अंतर्गत जो कहानी है ना,
वो कहानी ही एक अलग तरीके से प्रस्तुत की गई है, एक बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत की गई है। कहानी बड़ी शानदार है, बहुत ही मार्मिक तरीके से कही गई है कि जिनमें दो बड़े पुत्र क्या हैं, शहर में नौकरी करते हैं। इस माँ के दो बड़े पुत्र हैं जो कि शहर में नौकरी करते हैं, साथ ही साथ एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक बेटी की भी शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में है और वह अपने ससुराल में अच्छी तरीके से रह रही है। छोटी बेटी जो मंगू है वह पागल है, मानसिक स्थितियां उसकी कमजोर है और लोग उसे पागलों की अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते हैं। लोग उसे क्या कहते हैं, पागलों की अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हैं। लेकिन मां कहती है कि जिस लाड प्यार से मां सेवा करती है, अब मां को लगता है कि अगर आप मुझे उससे दूर कर देंगे तो क्या उसकी सेवा कोई उस तरीके से कर पाएगा जिस तरीके से मैं करती हूं। क्या उसके मन में खेद है। निश्चित सी बात है, मां की जैसी ममता कोई नहीं दे सकता, चाहे कोई भी हो दुनिया का, नहीं दे सकता मां की जैसी ममता। ये फैक्ट है, ये श्योर है। अब यही चीज उसके अंदर मन में कसक रही है कि अगर मान लो सबके कहने पे हमने इसको भेज भी दिया तो क्या उसको कोई लाड प्यार दे पाएगा मेरे जैसा। मेरे जैसी देखभाल कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, और ना ही कोई मेरे जैसी सेवा कर सकता है, क्योंकि मैं तो भाई, मां तो मां होती है। और वैसा लाड प्यार अस्पताल में कौन करेगा, वह इन सब का विचार करने लगती है। क्योंकि लोग उसे सलाह देते हैं कि आप भी उसी को अस्पताल में भर्ती करा दो, वो भी सही हो जाएगी। क्योंकि गांव की एक लड़की होती है, उसको लोग भर्ती करा देते हैं तो वह कुछ दिन बाद सही होकर के आ जाती है। अब यही चीज सब सोचते हैं कि यही चीज अगर मंगू के साथ भी हो जाए, इसकी मां अगर छोड़ दे इसको, तो निश्चित सी बात है ये भी सही हो जाएगी। इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराती है और ये सारी बातें ये सोचती है कि कौन उसका लाड प्यार से रखेगा अस्पताल में, कौन उसकी सेवा करेगा, कौन मेरे जैसी ममता दिखाएगा। इन सब बातों को वो सोचती है और उनकी सेवा देख लोग दंग रह जाते हैं। और जिस प्रकार से वह अपनी पागल बेटी मंगू की देखभाल करती है, उसको देख करके लोग दंग रहते हैं। जितना ध्यान मां मंगू को रखती है उतना ना तो उसने कमाऊ पुत्रों की ओर दिया, ना ही शादीशुदा पुत्री की। और जितना ध्यान वह मंगू की रखती है, ना तो उसने अपने दोनों बेटों की तरफ ध्यान दिया था कभी, और ना ही अपनी बेटी की जिसकी शादी हो चुकी है। लेकिन गांव की ही लड़की कुसुम जब अस्पताल से ठीक होकर के वापस घर लौटती है, जब वह वापस लौटी तब मां भी अपनी पागल पुत्री को अस्पताल भर्ती करने को राजी हो जाती है। और जब एक कुसुम नाम की एक महिला होती है, एक लड़की होती है उसी गांव की, जब वह पागल थी, जब वह अस्पताल जाती है, कुछ दिन बाद वह सही होकर के आती है, तो यहां पर जो मां होती है मंगू की, वो भी अपनी पुत्री को भेजने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन पुत्री से अलग होते ही उसकी दशा वैसी हो जाती है, और जब वह पुत्री से दूर होती है ना, तो वह खुद पागल हो जाती है। सोचिए, यह होती है मां की ममता। उससे दूर हुई और पागल हो गई, जैसे, अर्थात उसकी दशा भी वैसे ही हो जाती है जैसे उसकी पुत्री मंगू की थी। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहा है, क्या सिद्ध किया है, कि सच्चा प्रेम मां की ममता है। अगर हम देखें तो सच्चा प्रेम क्या है, वह मां की ममता को प्रदर्शित करता है। जिसके प्रति अधिक ममता होती है, उससे अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है। आपकी भी ममता अगर किसी के प्रति है, अगर वो शख्स आपसे दूर हो जाए तो निश्चित सी बात है आपका भी दिल टूट जाता है। आप किसी जानवर को पाल लीजिए, आपके साथ उसका लगाव बन जाता है, और अगर आपका लगाव कुछ दिन बन गया और अगर आपने कुछ दिन उससे दूर रह लिया तो आप रह ही नहीं पाओगे, उसकी ही याद करोगे, उसे ही बार बार आप याद करोगे कि नहीं, निश्चित सी बात है करोगे आप। तो ये सारी बातें निहित हैं उसमें। आगे चलते हैं बाबू, बात करते हैं आगे। देखिए पाठ के सारांश को। तो ये थी कहानी की लास्ट में वह पागल हो जाती है जब वह दूर होती है, जब वह मंगू से दूर चली जाती है तो मां भी पागल हो जाती है। आगे समझते हैं। मंगू को पागलों की अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह लोग जब उसकी मां को देते हैं तो वह एक ही जवाब देती, मां होकर के सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। अर्थात यह कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक मां होती है, उसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जिसकी दोनों की शादियां हो चुकी हैं, दोनों की अपनी अपनी बीवियां हैं, वो अपने बच्चों के साथ बाहर रहते हैं, कमाते हैं, और एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, वह भी अपने ससुराल में है, और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम मंगू है, वह मानसिक तौर पर कमजोर है। ये 4 सदस्य हैं
और एक माँ है। इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और पूरी की पूरी कहानी इन्हीं पर आश्रित है। आगे देखते हैं। अब एक दिन की बात है कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की लोग सलाह देना शुरू करते हैं कि आप भी मंगू को भेज दो, ये पागल के अस्पताल में, ये ठीक हो जाएगी। और जवाब देती है क्या माँ, कि कहती है कि मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे। अगर मैं उसकी माँ हूं, अगर मैं उसकी सेवा नहीं कर पा रही हूं तो उसकी अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे। सारी बातें। फिर आगे देखिए। जन्मजात पागल और गूंगी मंगू को जिस तरह पालती पोसती सेवा करती। अब देखें अगर, तो जन्मजात जो पागल और गूंगी मंगू को, मंगू बोल भी नहीं पाती थी, गूंगी थी, और ये जन्मजात पागल थी, जिस तरह पालती पोसती सेवा करती, उसे देख करके सभी मां की प्रशंसा करते। जिस प्रकार से वह उसकी देखभाल करती थी, उसको देख करके लोग दंग रह जाते थे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आज के जमाने में भी ये मां इतना कुछ कर सकती है अपनी बेटी के लिए, है ना जी। और मंगू के अलावा मां को 3 संतानें थी। अगर आप देखें तो मंगू के अलावा मां को 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। 3 संतानें क्या क्या थी, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। और बेटी ससुराल चली गई थी और पुत्र पढ़ लिख करके शहरी हो गए थे। बेटी जो थी वह ससुराल चली गई थी और पुत्र क्या थे, ये पढ़ लिख करके क्या हो गए थे, शहरी हो गए थे। और उनके बाल बच्चे थे, उन सब के बाल बच्चे थे, वो सब अपने विदेश में थे, अपनी व्यवस्था अपने तरीके से देख पा रहे थे। और जब सभी गांव आते, जब भी वो सारे के सारे गांव आते तो माँ उनको भी प्यार करती, किंतु बहुओं को संतोष नहीं होता। जब वो लोग आते थे माँ उन पर भी प्यार करती थी, उनको भी प्यार उतना ही करती थी, लेकिन बहुओं को जो है वो संतोष नहीं होता था। बहुएं तो होती भी हैं अपने आप में कुछ अलग ही, इनकी अलग विशेषता प्रकट होती है ना जी। वेरी गुड। और वे जलने लगती। वे क्या करती, वो जलने लगती, वो जलती थी, ईर्ष्या करती थी। जलने का मतलब यहां जलना नहीं है, यहां ईर्ष्या से है। इस जलने का मतलब बाबू यहां ईर्ष्या से है। और कहती, मंगू को झूठा प्यार दुलार कर मां ने ही अधिक पागल बना दिया है। मंगू को ही झूठा प्यार दुलार दे करके ही लोगों ने क्या किया है, अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली होती तो पाखाना पेशाब का तो ख्याल रहता। अर्थात अगर इसकी आदत डाली होती इन्होंने तो निश्चित सी बात है उसको पखाना और पेशाब का तो कम से कम ख्याल रखता। और डांट से तो पशु भी सीख लेते हैं। अगर देखा जाए तो डांटने से तो पशु भी सीख जाते हैं, अगर हम उसको डांट करके सिखाएं तो वो भी सीख जाता है ना। आगे देखते हैं। बेटी भी ऐसी ही बातें सुनाती और बेटी भी उसे ताने मारती और वो भी उसको इसी बातों पर ताना सुनाती थी कि काश अगर आपने सिखाया होता तो ये चीजें आज कुछ और बातों में होती, है ना, कुछ और बातों में होती और सही चीजों में प्रस्तुत की जाती। सारी बातों को इस तरीके से इन्होंने दर्शाया है। और पुत्र मां के भाव को समझते, और पुत्र क्या करते, मां के भाव को समझते। और बट ऐसी स्थिति में उन्होंने नहीं देखा कुछ भी, उनको तो केवल और केवल ईर्ष्या और द्वेष उनके अंदर निहित था। अगर आप बात करें तो इनकी जो बहुएं थी, जब ये आती थी ये जलती थी। क्यों जलती थी, क्योंकि इनकी जो सास थी वो अपनी सबसे छोटी बेटी को बहुत ज्यादा लाड और प्यार करती थी और बहुत ज्यादा उसकी सेवा करती थी। भाई बहुओं के अंदर वो चिढ़न तो होगी ही होगी, और यही चीज इनके पुत्रों में भी कहीं ना कहीं कसकती थी। लेकिन इनके बेटे जो थे वो कभी इनको कहते नहीं थे, इनके बेटे कभी इसको बोले नहीं अपनी माँ को, केवल इनकी बहुएं और साथ ही साथ इसकी जो बड़ी बेटी थी जो ससुराल थी वो चिढ़ती थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि इतनी सेवा माँ ने तो मेरी नहीं की जितनी इसकी करती हैं। तो सारी बातें एक साथ इकट्ठा हो गई थी। अब आदत डाली होती तो पखाना पेशाब का तो ख्याल रहता। यही बात बहुएं भी कहती और यही बात बेटी भी कहती कि अगर इतनी आदतें आपने डलाई होती बचपन से तो शायद आज अपने दम पर ये खुद ब खुद कुछ काम कर लेती। तो बेटी भी ऐसी ही बातें सुनाती और पुत्र मां के भाव को समझते। पुत्र जो थे वो मां के भाव को समझते थे, इसलिए कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि भाई पुत्र के अंदर वो भावनाएं थी, मातृ प्रेम था, इसलिए वे कुछ नहीं कहते थे। इसी बीच कुसुम अस्पताल गई और दूसरे महीने ही ठीक हो गई। और इसी बीच गांव की एक कुसुम थी, जो लड़की थी वो भी पागल थी, वह अस्पताल गई और एक ही महीने में, दूसरे महीने में ही ठीक हो गई, है ना। वेरी गुड। आगे देखिए। फिर भी डॉक्टरों के कहने पर 1 महीना और रही, फिर भी डॉक्टर्स के कहने पर वह 1 महीना
और रही, और गांव आई तो सभी देखने दौड़े। और जब भाई कोई भी अगर ठीक होकर के आएगा तो सबका एक प्रेम होता है, गांववासी तो होते ही हैं, सबके मातृभाव से, प्रेम भाव से, सद्भाव से रहते हैं। तो जब ये पहुंची तो भाई तो सब लोग देखने के लिए आ गए। गांव में देखिए अगर एक छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो सब लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। ये है एकता की पहचान, ये है यूनिटी। अनेकता में एकता हमारे देश की ताकत है, और यही चीज हमारे, और सही बताए तो जो हमारा देश होता है वह गांव में ही बसता है। गांवों में आत्मा बसती है भारत की। देखा जाए तो असली पहचान, असली छाप गांवों से ही होती है। ठीक है बाबू, आगे देखिए। अब लोग कहने लगे, माँ जी एक बार अस्पताल में मंगू को भर्ती करा के देखो, जरूर अच्छी हो जाएगी। एक बार मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, पक्का अच्छी हो जाएगी। इस बार मां ने विरोध नहीं किया, बड़े बेटे को चिट्ठी भिजवाई। इस बार मां ने विरोध नहीं किया और अपने बड़े बेटे को जो है चिट्ठी भिजवाई, लेकिन रात की नींद उड़ गई। चिट्ठी तो भेज दिया इसने, लेकिन रात की नींद उड़ गई, मन का चैन छिन गया। अब भाई किसी की बेटी जिसके लिए उसने इतना कुछ किया है, इतना ज्यादा सेवा किया है उसकी, हर पल उसको अपने पास रखा है, तो निश्चित सी बात है उसके अंदर वो चीजें होंगी ही होंगी। वो ममता तो रहेगी ही रहेगी, और ममता कभी किसी की मरती नहीं है। माँ, खासकर माँ के अंदर ममता को तो कभी नहीं समाप्त होती। उसके लिए बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहेगा। ठीक है। कैसे रहेगी मंगू अस्पताल में, कुछ भी तो सहूर नहीं से। सहूर बोले तो आपके ये जो मैथिली वगैरह आती हैं, जो आपके थोड़ा सा खड़ी बोली में अलग से होता है, और ये ब्रज भाषा जब आप बोलते हैं उसमें ये आता है शब्द, है ना जी, वेरी गुड। तो ये जो सहूर है, सहूर शब्द बोले तो इनके अंदर क्या होता है, गुण। सहूर इनके अंदर क्या क्या है भैया, इनके अंदर सहूर क्या विशेषता है ना, विशेषता को प्रकट किया जा रहा है। इसके अंदर कुछ भी तो गुण नहीं, कोई भी तो सहूर नहीं, कोई कामकाज नहीं। चिट्ठी पाकर के बड़ा बेटा आ गया, और जैसे चिट्ठी मिली उसे वह तुरंत तत्काल आ गया, मजिस्ट्रेट से जरूरी कागज तैयार करवाए, और तुरंत आकर के मजिस्ट्रेट से क्या किया इसने, जरूरी कागजात तैयार करवा लिए। कि भाई बिना मजिस्ट्रेट के कागज तैयार कराए आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते सरकारी अस्पताल में, तो बिल्कुल भी नहीं। और माँ को लगा कि बेटा भी मंगू से छुटकारा चाहता है, और अगर भाई बेटा यहां पर अपनी माँ की बात सुनकर के जल्दी से आ गया कि माँ ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि माँ ने डिसीजन लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को यह भी लग रहा है कि बेटे को भी बहुत जल्दी है अपनी बहन को भगाने की में, वो भी छुटकारा पाना चाहता है इन सब चीजों से, इसीलिए जल्दी में आ गया। जो जल्दी जल्दी करवा रहा है और सारे काम जल्दी जल्दी करवा दे रहा है। आखिर जाने का दिन आ गया, और अचानक से फिर एक दिन आ गया जब उसको जाना था। उस रात माँ को नींद नहीं आई। जब जाने का समय आ गया उस दिन माँ को, उस रात को माँ को नींद ही नहीं आई। और जब मंगू को लेकर के घर से बाहर निकलने लगी, जब मंगू को लेकर के वो घर से बाहर निकली, तो जैसे ही ब्रह्मांड का बोझ उस पर आ गया। ऐसा लगा कि पूरा का पूरा बोझ, पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का बोझ उसके ऊपर आ गया हो, वो दब गई हो, वो बहुत बड़े पाप के बोझ में दब गई हो, उसको ऐसा महसूस होने लगा। क्योंकि सबसे भारी चीज क्या है जिसके बोझ से कभी आप उर्र नहीं हो सकते, तो वह है पाप। भूमि से भी भारी होता है पाप। पाप अगर आपने किया है तो आप अंदर ही अंदर कुंठित होते रहेंगे, अंदर ही अंदर आप भ्रमित रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे। यह इतना भारी होता है पाप। इसीलिए कहा जाता है कि पाप भूमि से भारी, यही एक कारण है। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली। क्रोध जो होता है वो आपकी अग्नि से तेज होता है, और कलंक जो होता है वो काजल से भी काला होता है। अगर आपके ऊपर एक बार कलंक लग गया तो फिर लग गया। मां भारी कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। मां क्या हुई, भारी कदमों से जो है अस्पताल में दाखिल हो गई, और मुलाकात का समय था। और भाई मुलाकात का समय था। एक पागल अपने पति से लिपट गई। वहां पर जब देखा, वो अस्पताल गई तो वहां पर देखती है कि एक पागल जो थी वो अपने पति से लिपट गई। वहां का एक दृश्य आता है, जब ये लोग अस्पताल पहुंचते हैं, भारी कदमों से अस्पताल दाखिल हुई, और मुलाकात का समय था, डॉक्टर से मिलने का समय था। उसी समय एक पागल जो है, एक जो पागल था, वहां पर एक पागल अपने पति से जो है क्या करती है, लिपट जाती है,
और बोली, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, खा लो मैं सब दूंगी, खा लो मैं सब दूंगी। मां को विश्वास हो गया कि ये सब लोग दयालु हैं। अब वहां का एक ऐसा दृश्य आया कि मां को इस बात को यकीन हो गया कि यहां के जो लोग हैं वो बहुत दयालु हैं। क्योंकि जब वो पागल दौड़ते हुए अपने पति से लिपट गई और लिपटने के बाद वो बोली कि भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े नहीं, अपने पति को बताने के लिए कहा कि ये जो नर्सें खड़ी हैं ये भूतनिया, उनको भूतनी कह करके बोली, ये हमको अच्छे कपड़े नहीं देती। उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, उसकी परिचारिका ने हंसकर कहा, परिचारिका जो वहां पर काम करने वाली थी। अब यहां पर उसने हंसकर कहा कि मैं सब दूंगी, खा लो। अब मां को विश्वास क्यों हो गया कि ये सब लोग दयालु हैं? क्योंकि नर्स को उसने भूतनी बोला, फिर भी उसने हंस करके टाल दिया और बोली, खा लो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, है ना। तो तभी तो उसको यकीन हो गया कि वाकई में यहां के जो लोग हैं वो बहुत दयालु हैं। कितना कुछ कहने के बाद भी इन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, एकदम नॉर्मल ट्रीट किया। तो मां को थोड़ा सा ये विश्वास हो गया कि हां, मेरे जितना तो नहीं ना सही, लेकिन हां फिर भी यहां पर देखभाल किया जाएगा, मंगू का अच्छे से देखभाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आगे हुआ कि डॉक्टर और मेट्रन आ गई। जो मेट्रन जो वार्डन होती है वो आ गई और मंगू का कागज देखा। मंगू का कागज देखते ही उसने बेटे ने कहा, मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा, मेरी मंगू का ठीक से ख्याल रखिएगा। मेट्रन ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीच में ही मां ने कहा, बहन, भाई मां तो मां होती है, वो तो रिक्वेस्ट करेंगी ही करेंगी, बहन यह एकदम पागल है। कितने मार्मिक तरीके से बताया गया, देखिए, बहन यह एकदम पागल है, कोई ना खिलाए तो खाती नहीं, और लेटरिन की भी शुद्ध नहीं, और रोशनी में उसे नींद नहीं आती, रोशनी में भी उसे नींद नहीं आती। कहते कहते मां रो पड़ी और इतना कह करके मां रोने लगी। भाई मां की ममता तो ममता होती है, मां तो आखिर मां ही होती है ना, उसके अंदर वो दर्द तो रहेगा ही, अपने बच्चे के प्रति वो ममता, वो प्रेम, वो स्नेह तो रहेगा ही रहेगा। तो जब इतना कह करके वो रोने लगी तो सभी लोग उसकी रुलाई से संजीदा हो गए, सब लोग एकत्रित हो गए, सब लोगों का दिल जो है पिघल गया, वो भी अपने थोड़ा सा इमोशनल हो गए। और मेट्रन ने कहा कि धीरज रखें, धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, या भी कुसुम की तरह ठीक हो जाएगी। और इस बात की भी मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि अभी कुसुम की तरीके ठीक हो जाएगी। यहां रात को 4-5 बार बिछावन की जांच होती है। यहां पर जो बिछावन अर्थात बेड वगैरह की जो चेकिंग होती है वो 4 से 5 बार होती है। जो सोते नहीं उन्हें दवा देकर के सुलाया जाता है, और जो नहीं सोते हैं उन्हें दवा देकर के सुलाया जाता है। यहां जांच का आशय यह है 4-5 बार, मतलब यहां पर राउंड किया जाता है नर्सों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, कि पेशेंट ठीक है कि नहीं। जो खुद नहीं खाते हैं उन्हें मुंह में खिलाया जाता है, और जो दवा खुद नहीं खाते हैं तो उनको दिया भी जाता है खिलाने के लिए वहां पर नर्सों को। और मां की बेकली के आगे मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। अब बेकली मतलब बेहवल हो गई थी, बेहवल हो गई थी अपनी बच्ची को छोड़ने पर। उसके दिल में कष्ट था कि मैं कैसे रहूंगी इसके बिना, कैसे रह सकती हूं इसके बिना। और बेकली के आगे मेट्रन की शक्ति क्या हो गई, लुप्त हो गई। और मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। और जब दोनों आए, मंगू को छोड़ माँ बेटे जब बाहर आ गए तो दोनों के चेहरे पर शोक के बादल थे। और रास्ते भर माँ रोती रही, और रास्ते भर बाद जब देखा गया तो माँ क्या थी, रोती रही। और रात भर माँ यही सोचती रही कि मंगू क्या कर रही होगी। रात भर माँ यह सोचती रही कि मंगू आखिर करती क्या होगी। इतनी ठंड में किसी ने उसे कुछ ओढ़ाया भी होगा या नहीं, इतनी ठंड पड़ रही है, पता नहीं उसको किसी ने कुछ ओढ़ाया भी होगा कि नहीं। वह इन सब बातों को सोच रही थी। भाई माँ तो माँ है, इतने दिन से उसकी सेवा की है, उसने उसको पैदा किया है, तो कैसे वो कष्ट नहीं झेलेगी, कैसे वो चीज़ों को नहीं समझेगी। सारी बातें उसके अंतर्गत थी, सारी बातें उसके साथ चलती थी। और आगे देखा जाए तो मंगू के बिना आज माँ का बिछावन सूना लगा। मंगू के बिना ये बिछावन क्या था, सूना लग रहा था, क्योंकि माँ उसको अपने पास सुलाती थी और बाहर बेटे को भी नींद नहीं आ रही थी। बाहर जो बेटा था उसको भी नींद नहीं आ रही थी। अभी देखना इस कहानी का बहुत मार्मिक तरीके से मोड़ होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका देखना क्या होगा आगे। सोच रहा था कि मैं मंगू को अच्छी तरह पालूंगा,
उसको भी नींद नहीं आ रहा था, नींद नहीं आ रही थी। भाई 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 तो है ही, और सोच भी रहा था कि मैं मंगू को अच्छे तरीके से पालूंगा। सुबह जब चक्की की आवाज शुरू हुआ तो एक चीख सुनाई पड़ी। सुबह चक्की की आवाज सुनाई दी, भाई अब चक्की वगैरह चलती है गांव में। तो वहां पर जब चीख सुनाई पड़ी, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। उसी चक्की की आवाज के साथ एक आवाज आई, दौड़ो रे दौड़ो, मेरे मंगू को मार डाला। बेटा चारपाई से उछल पड़ा। जो बेटा था वह चारपाई से उछल पड़ा। मां मंगू के श्रेणी में मिल गई थी। मां भी मंगू की श्रेणी में आ गई थी, अर्थात मां भी पागल हो गई थी। रात भर वह अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रही और वह पागल हो गई पूरी तरह से, जैसी कि मंगू थी। वह बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि उसकी बेटी का कोई ख्याल किस प्रकार से रख रहा होगा। वह इन्हीं सब बातों को सोच कर के पागल हो गई। तो ये रही आपकी कहानी। कितनी मार्मिक तरीके से थी कि इतनी दूर हुई और वह पागल हो गई। थोड़ा सा दूर हुई और वह पागल हो गई। सोच लीजिए आप, ये है मां की ममता। इसको कहते हैं मां की ममता, है ना। समझ लीजिए आप, ये है विशेषता। मां मां होती है, कुछ भी कह लो, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मां तो मां ही है। ये बात तो फैक्ट है ना जी। वेरी गुड। आगे अब आपकी प्रश्नावली है। बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन था कहानी का। गूस बम्स तो अपने भी हो गए और आप सबके भी, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी थी। आगे समझते हैं। मंगू के प्रति आपका जो पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तिका में, मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। जो मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है, अर्थात मंगू की जो मां है वह क्या सोचती है मंगू के बारे में, और जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो क्या सोचते हैं मंगू के बारे में। इसमें आपकी इसी अस्पष्टता को आपको दर्शाना है अपने शब्दों में। तो आप लिख सकते हैं क्या कि मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। बात तो एकदम सही है। और मां के लिए कोई कैसी भी संतान हो, उसकी वात्सल्यता, वात्सल्य बोले तो ममता, वात्सल्यता फूट ही पड़ती है। जो ममता होती है वो जागृत ही हो जाती है। और मंगू को देख रेख करने वाली मां को अपनी पुत्री एवं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। वह अपनी बेटी का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से रखती है, और उसे ईश्वर से इस बात पर कोई गिला या शिकवा नहीं है। ममता की प्रतिमूर्ति मां स्वयं अपना सुख को भूल करके पुत्री के लिए समर्पित हो जाती है। और ममता उसकी इतनी ज्यादा है उसके प्रति, मंगू के प्रति, कि वह अपनी कष्ट को भी भूल करके वह क्या हो गई है, मंगू के प्रति समर्पित हो गई है। और उसकी नींद उड़ गई है। उसकी नींद क्या है, उड़ गई है। रात दिन अपनी असहाय बच्ची के लिए सोचती रहती है। रात और दिन केवल और केवल अपनी बच्चे के लिए यह सोचती रहती है। और मंगू के अलावा मां के लिए 3 संतानें थी। मंगू के अलावा भी मां की 3 संतानें थी। 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। वे भी अपनी मां के व्यवहार से अनमने से दुखी रहते थे, और मां के इस व्यवहार से वो लोग भी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। अब देखा जाए, मां को ऐसी बात नहीं कि मंगू के अतिरिक्त अन्य संतानों से लगाव नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी मां को कि उसको अन्य संतानों से लगाव नहीं, परंतु परिस्थिति ऐसी है कि मंगू के बिना उसका जीवन अधूरा है। परंतु उसकी बेटी तो असहाय है, पागल है, बचपन से गूंगी है, तो उसके लिए तो कोई और है नहीं। तो इसीलिए, और सबसे छोटी भी है, इसलिए सारी की सारी ममता वो उसके ऊपर कुर्बान करती है। और 2 बेटे के साथ साथ घर में उनकी बहुएं और पोते पोतियां भी हैं। और देखा जाए तो उसके बेटे के साथ साथ घर में उनकी बहुएं और पोती पोतियां भी हैं। एक अन्य पुत्री जो ससुराल चली गई है, छुट्टियों में जब भी पोते पोतियां आते हैं तो आशा लगाते हैं कि उन्हें दादी माँ का भरपूर प्यार मिलेगा, किंतु माँ का समग्र मातृत्व तो मंगू पर निछावर हो गया है। अब भाई कोई भी आएगा तो नाना नानी या दादा दादी के यहाँ जाएगा, भाई अपने दादा दादी के पास सोचता है कि अपनी दादी के साथ रहें, प्रेम मुझे ज़्यादा मिले। हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा प्रेम हो। तो किंतु यहाँ पर जब ये बातें आती हैं तो दादी माँ का जो भरपूर प्यार मिलेगा, किंतु माँ का समग्र मातृत्व तो मंगू पर निछावर हो गया। किंतु उसे तो अपने मंगू से ही फुर्सत नहीं है, तो अन्य पर कहाँ ध्यान दे पाएगी। और मातृत्व के स्नेह में, उसी ममता के प्रेम में वह खिंची बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती हैं।
और उसी मातृत्व के स्नेह में, उसी ममता के स्नेह में मातृत्व जो उसकी मंगू के प्रति है, इसमें जो बहुएं होती हैं वे अन्याय कर बैठती हैं और माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य मंगू को पागल खाना में भर्ती करा करके निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जो बहुएं थी ये सब भड़काती हैं और भड़का करके वो मंगू को क्या करती हैं, पागल अस्पताल में भर्ती कराती हैं, किंतु माँ बराबर इनका विरोध करती रहती है। अपितु इसके बावजूद भी मंगू की जो माँ थी वह इसका विरोध करती है कि नहीं, मंगू मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती? मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, विचार करना है आपको। तो मां अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। अस्पताल की जो व्यवस्था थी उससे वो डर जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी कि जैसे गौशाला में गायों का कोई ख्याल नहीं रखता, सब इधर उधर फालतू का काम करते हैं, बस काम थोड़ा सा दिखाने के लिए कर देते हैं। मंगू बिस्तर पर भी पखाना पेशाब कर देती थी, खिलाने पर ही खाती थी। कुल मिलाकर के मंगू असहाय थी और जब तक उसकी माँ उसके लिए नहीं करती थी तो मंगू कुछ भी नहीं कर पाती थी। इन सारी बातों की चिंताएं उसको खाए जा रही थी और माँ जी को आत्मविश्वास था। माँ जी को आत्मविश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे, अपने काम को पूरा करके वो अलग हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे और बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेंगे। अब माँ को ये सारी चिंताएं खाए जा रही थी कि कौन होगा आखिर जो इसके बिस्तर को बदलेगा, और माँ जी के मन में इन्हीं तरह के विविध प्रश्न उठा करते थे। और माँ जी के मन में क्या था, इन्हीं तरह के विविध प्रश्न उठा करते थे और इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। और यही सब कारण थे बाबू कि वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, ये सारी बातें थी जो उसके मन में चलती थी और इन सब बातों को लेकर के वह हमेशा बेफिक्र नहीं हो पाई। उसको बस चिंता लगी रहती थी कि मंगू के साथ कैसे कोई काम कर पाएगा, क्योंकि मंगू तो असहाय है, ना तो वो बोल पाती है ना ही वो कुछ कर पाती है। जब तक मैं उसके प्रति कुछ नहीं करती तब तक वह कुछ नहीं कर पाती है। ये सारी बातें उसके साथ थी। ठीक है जी, आगे देखिए। कुसुम के पागलपन में सुधार देख, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। कुसुम के प्रति जो पागलपन है, सुधार देख मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की जो प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें कि कुसुम सही होकर के गांव वापस आती है और इस बात का प्रभाव क्या पड़ता है उसके परिवार पर, उसके सदस्यों पर, वो देखना है कि कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली एक लड़की है और उसकी मां चल बसी है। अचानक वह भी पागल की तरह आचरण करने लगती है, उसे भी टॉयलेट वॉशरूम वगैरह ध्यान नहीं रहता और कुसुम के अस्पतालों में भी भर्ती की बात सुनकर के माँ जी को लगा कि यदि उसकी माँ जीवित होती तो अस्पताल में भर्ती ना करने देती। यह मंगू की माँ सोच रही थी कि अगर उसकी माँ भी होती कुसुम की तो शायद वो भी भर्ती ना करने देती, और कुसुम अस्पताल में भर्ती कर दी जाती है। अंततः वो भर्ती कर दी जाती है और डॉक्टर नर्स आदि की देखरेख में कुसुम धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कुसुम के ठीक होने पर घर आती है। और जब वो ठीक हो जाती है कुसुम तब आती है और सभी उससे मिलने के लिए जाते हैं और माँ जी उससे विशेष रूप से मिलती हैं और माँ जी भी उससे विशेष रूप से मिलने जाती हैं। किसकी माँ? मंगू की माँ। वो भी देखने जाती है कि हमारी मंगू भी अगर जाएगी तो किस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से उसको बार बार बोला जा रहा है कि भाई जब ये जा सकती है तो ये भी ठीक होके आ सकती है। ठीक है जी, शाबाश। आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। इसकी शीर्षकता को देखिए कि किसी भी कहानी का शीर्षक धुरी होता है। जो शीर्षक है वह धुरी होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। तो इस माँ के अंतर्गत आप देख रहा होगा कि माँ की ममता के बारे में बात किया गया कि एक माँ जब अपने बच्ची से दूर होती तो वह पागल हो जाती है। किस प्रकार से अपनी ममता का यह प्रदर्शन करती है। और किसी भी कहानी के शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार, लघुता, भाव व्यंजना आदि पर निर्भर होती है। अर्थात कहानी के शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार, लघुता, भाव व्यंजना आदि पर निर्भर हो जाती है। किन किन सारी बातों पर? जो मुख्य विचार होता है किसके लिए? आपके शीर्षक के प्रति,
उसी के बारे में तो चीजें व्यवस्थित की जाएंगी, उसी के बारे में तो बताया जाएगा। शीर्षक तब डिसाइड होता है जब उस कहानी के सार को प्रदर्शित करे, उस कहानी के सारांश को प्रदर्शित करे, वही तो होगा शीर्षक। शीर्षक का मतलब क्या होता है? शीर्षक मतलब यह होता है कि शीर्षक अगर आप पढ़ लीजिए तो पूरी कहानी की सार्थकता को स्पष्ट कर लेंगे आप संक्षिप्त रूप में, वही होता है शीर्षक। और आलोचक कहानी का शीर्षक इस कहानी के मृत्यु कृतित्व छाया छितराया हुआ है, या जो किया हुआ कृतित्व है इस कहानी के माध्यम से मृत्यु की बात अगर होती है तो देखा जाए तो इसमें आपकी इस मार्मिकता को जब प्रदर्शित करते हैं तो एक माँ जो होती है वो अपनी बच्ची से दूर होते ही पागल हो जाती है, और समग्र मातृत्व का बोझ सहने वाली माँ जी इस कहानी का मुख्य पात्र है। और इस पूरी कहानी में जो बोझ सहती हैं वो अपने दिल पर अपनी जो सहती चली जाती हैं, वो ये सब क्या है, इनका इस कहानी का मुख्य पात्र है। और जन्म से पागल और गूंगी लड़की की सेवा तन मन से करती हैं, और जन्म से वो लड़की पागल है और उसकी सेवा भी वो तन मन से करती हैं, और जन्मदात्री होने का वह अक्षरशः पालन करती हैं। और जन्मदात्री होने का वह अक्षरशः मतलब अक्षर के अनुसार शब्दों के साथ वो देखा जाए तो जैसा जैसा वो चाहती है वैसा वैसा वो करती हैं। और माँ को अपनी पुत्री और ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है, और माँ कोई शिकायत भी नहीं करती ईश्वर से ना ही पुत्री से, अर्थात अपनी मंगू से, कि ऐसा क्यों बना दिया भगवान, कोसती भी नहीं। और ममता की पूर्ति मूर्ति ही माँ स्वयं अपना सुख को भूल करके पुत्री के लिए समर्पित हो गई हैं। वो अपने सर्वस्व सब कुछ छोड़ करके वह पुत्री के प्रति समर्पित हैं, और घर में बेटे बहू पोता पोतियों के साथ उसका संबंध बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह अपनी मंगू से प्यार करती तो और लोगों से नहीं, नहीं, वो अपने पोती पोतियों और बहुओं और बेटुओं से भी करती है। फिर भी वे माँ जी से खुश नहीं रहते, क्योंकि वे समझते हैं कि माँ जी पागल बेटी के लिए स्वयं पागल हो गई हैं। उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि माँ जी अपनी बेटी पागल बेटी के लिए वो स्वयं पागल हो चुकी हैं। वह कहीं न कहीं उनको इस बात का एहसास है। तो ये है आपकी चौथे नंबर प्रश्न का जवाब। अगले प्रश्न पर देखें आप, तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? विचार करें। अब इस बात को विचार करना है कि कैसे हैं, कुशल हैं या संवेदनशील हैं। वो देखिए कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं, क्योंकि वो देखती है जब वह पागल अपने पति से लिपट करके कहती है कि ये बंदरिया मुझे कपड़े नहीं देती, तब वह हंस करके देती कहती है, जो नर्स होती है, कि खा लो, आपको हम सारी चीजें देंगे, सब मिलेगा आपको। तो इससे देख करके ये लगता है कि वहां के कर्मचारी बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे। अस्पताल कर्मियों का जो काम मरीजों के साथ अच्छे से व्यवहार करना और सेवा करना है, और वहां के जो कर्मचारी हैं उनका कार्य ही यही है, सेवा करना और अच्छे तरीके से व्यवहार करना। किंतु इस अस्पताल के कर्मी व्यवहार कुशल ही नहीं, संवेदनशील भी हैं। और देखा जाए तो इस अस्पताल के जो कर्मी हैं वह व्यवहार कुशल ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी हैं बाबू। और अस्पताल में अनेक मरीज आते हैं, अस्पताल में अनेकों मरीज आते हैं, परिजनों से क्या क्या प्रयोजन, मंगू उनका मरीज अवश्य है। अनेक मरीज आते हैं, उन्हें परिजनों से क्या प्रयोजन, उनसे परिजनों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें केवल और केवल अपने पेशेंट पर ध्यान देना होता, अपने मरीजों पर। मंगू उनका मरीज अवश्य है, किंतु माँ जी की वात्सल्यता, जो माँ की ममता है और ममत्व से वो प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब वह रो करके उससे कहती हैं कि मंगू कुछ नहीं कर पाती, बोल भी नहीं पाती, वह रोने लगती है। जब वह रोने लगती है मंगू की माँ, तो वहां पर देखने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो सारे के सारे जो संजीदा हो जाते हैं, वे लोग आपस में एकदम इमोशनल हो जाते हैं, वे भी उसकी ममता को देख करके, और वे माँ जी को अस्वस्थ कर घर भेजना चाहते हैं। वो माँ को अस्वस्थ कर देना चाहते हैं कि उनकी बेटी का कोई कष्ट नहीं होगा, उनकी बेटी को कोई कष्ट नहीं होगा। और माँ जी के रुदन को देख करके डॉक्टर, मेट्रन और परिचारकों के हृदय भर गए। और जब वह माँ रोने लगती है तो वहां पर जितने भी कर्मचारी थे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मेट्रन हो, चाहे परिचारक हो, वे सब के सब क्या हुए, रोने लगे। उनका भी हृदय भर आया। वे मन ही मन सोचने लगे कि किसी पागल का ऐसा स्वजन अभी तक कोई नहीं आया है। स्वजन बोले तो उसका अपना कोई भी नहीं आया है। ऐसी मार्मिकता को उन्होंने प्रदर्शित किया। अब इस मां की ममता को आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर और मेट्रन तक वहां पर रोने लगे, उनका भी दिल पसीज गया कि किस प्रकार से उसने अपनी ममता को प्रदर्शित किया उनके सामने, कि एक मां की ममता क्या होती है, या इसकी पराकाष्ठा को इसने कितने अच्छे तरीके से उतारा है,
कितने अच्छे तरीकों से संवारा है। और आगे अगर देखें तो एक अधेड़ परिचारिका उसे अपनी बेटी मानने लगती है, और एक अधेड़ परिचारिका वहां आती है और उसे बेटी मानने लगती है। ऐसा व्यवहार कोई कर्मचारी नहीं संवेदनशील ही कर सकता है, और ऐसा व्यवहार कोई कर्मचारी नहीं एक संवेदनशील ही प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इस मां की ममता को अगर प्रदर्शित करने की बात आए तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हो ही जाएंगी। किंतु यह मां की ममता जो है यह सार्वभौम सत्य है। मां की ममता को आप खत्म कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, है ना जी? बिल्कुल बाबू। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका जो अंतिम प्रश्न है वो देखते हैं कि मां का चरित्र चित्रण कीजिए। इस मां का चरित्र चित्रण आपको करना है। तो मां कहानी की नायिका अपने घर की मुखिया और सहनशील नारी है। साथ ही साथ वह सब कुछ करती है, और लोग यदि उसकी आलोचना भी करते हैं तो वह चुपचाप सुनती है। वह सब कुछ सुनती है, लेकिन वह अपने काम को करती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि वह मेरी बेटी है, मैं उसकी देखभाल करूंगी, और कुछ कहती ही नहीं। वह अथक सेविका है। वह क्या है? अथक सेविका है। अपनी पागल पुत्री की देखभाल बड़ी लगन से करती है। अपनी पागल पुत्री की देखभाल क्या करती है? बड़ी लगन से करती है। उसे अपने पास सुलाती है और नहलाती धुलाती है, खिलाती है, और उसका सब कुछ कार्य करती है। उसके कपड़े चेंज करती है और खुशी खुशी साफ सुथरा रखती है। और वह उबती नहीं है, अपितु उसकी जुदाई की आशंका से व्याकुल हो उठती है। वह उबती नहीं है, वह उससे घबराती नहीं, बल्कि उसकी जुदाई से, उसको अपने से दूर करने के प्रति वह व्याकुल हो उठती है। वह अपने सभी बच्चों को बहुत प्यार करती है, सभी बच्चों से प्यार करती है। मां व्यवहार कुशल भी है। मां जो होती है एक संवेदना होती है, यह व्यवहार कुशल भी है। वह अपनी बहुओं की अपने प्रति शिकायत से परिचित है। बहुओं के अपने प्रति शिकायत से परिचित है, किंतु परिवार को विखंडित होने से बचाने के लिए कुछ नहीं कहती। किंतु परिवार को विखंड ना हो जाए, परिवार हमारा टूट ना जाए, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। उसका व्यवहार सभी लोगों से सौहार्दपूर्ण है। वह प्रेम पूर्वक ही सभी से मिलती है, अपने प्रेम और सौहार्द के साथ ही। मां अत्यंत ममतामयी है, ममता के अतिरेक में ही। मां बहुत ही ज्यादा ममतामयी है। मंगू की जुदाई सहन नहीं कर पाती और पागल हो जाती है। मंगू की जुदाई वह सहन नहीं कर पाती और वह पागल हो जाती है। अंत में यही होता है। तो ये रही बाबू आपकी पूरी की पूरी कहानी, और ये हमारा सेशन यहीं पर होता है समाप्त, क्योंकि पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत की गई, और ये कहानी बड़े मार्मिक तरीके से थी। सारे प्रश्नों का हमने सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर आपको दे दिया। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेशन हम लोग लेकर के आएंगे। नेक्स्ट सेशन पर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आपको इसका पीडीएफ आपके डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आपके साथी तक भी ये सारी चीज़ें कंटेंट पहुंच जाए, वो भी आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है बाबू? तब तक के लिए फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ऐसे ही हमारे डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के साथ, इस परिवार के साथ जुड़े रहें, और इसकी परिवार की सदस्यता को और से ज़्यादा बढ़ाते रहें। ठीक है जी? चलिए, अब चाहेंगे हम आपसे इजाज़त। आप तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अब दीजिए अपने अमन सर को इजाज़त। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।